बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था दैट वाज अबाउट सेल, इट्स ऑर्गेनील्स, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अपीयर हुए हैं वो सिर्फ दो ही हुए हैं, फिर दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल और डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। उसके अलावा सेल्यूलर ऑर्गेनील्स किसको कहते हैं? जो सेल के अंदर फर्दर जो स्मॉलर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉलर जो स्ट्रक्चर्स और सेल इज ऑलरेडी अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इसके अंदर फर्दर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सेल्यूलर ऑर्गेनील्स कहते हैं। उनसे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. Cell was discovered by Robert Hooke. However, nucleus was discovered by Robert Brown. After that, what is definition of cell? Definition of cell is basic, structural and functional unit of life. हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, सारे सेल से बने होते हैं। जहाँ सेल होता है वहाँ लाइफ होती है। विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सिंपलेस्ट हमारी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी सिंपलेस्ट वायरस। और सबसे कॉम्प्लेक्स अर्थ पर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? ह्यूमंस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा सेल से बने होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन्स मिलकर जो है एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और इस तरह से लाइफ स्टार्ट होती है। तो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल। क्यों? क्योंकि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने आपको बताया कि सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कहाँ से आया? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक सेल से। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस जो कि एक लाइफ को रिक्वायर होते हैं, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शंस चाहिए होते हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं एक लाइफ को बरकरार रखने के लिए, वो भी बेसिकली सेल के अंदर हो रहे होते हैं। सारे सेल मिलके काम करते हैं, इसीलिए एक लाइफ चल रही होती है। लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो इसी वजह से हो रही होती हैं। आफ्टर दैट, so this is the definition. Cell is basic structural and functional unit of life. That's it. After that, study of cell. Study of cell को हम कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी वो आपसे ये पूछते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट, कभी वो आपसे स्टडी ऑफ फॉसिल्स पूछते हैं, कभी वो आपसे कोई और चीज पूछते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे सेल पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसी तरह से एक और बेसिक्यू आता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आप अपने पास मेंशन कर लें, लिख लें कहीं, पैलियोंटोलॉजी। PALEONTOLOGY। इसको क्या कहते हैं हम? पैलियोंटोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स कितनी टाइप्स के होते हैं? ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर, एक होते हैं मल्टीसेल्युलर, एक होते हैं एसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो एक सेल से बने हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है। उसके बाद मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैन है, और इसके बाद हमारे पास जितनी भी प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ह्यूमन और प्लांट की एग्जांपल आती है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ना एनिमल्स होते हैं ना
प्लांट्स होते हैं ना बैक्टीरिया होते हैं। फिर वो क्या होते हैं? वो वायरस होते हैं। इनमें और बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है कि ये इनके अंदर एक सेल भी कंप्लीट नहीं होता, एक सेल भी इनके अंदर सही से प्रेजेंट नहीं होता। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज प्रेजेंट होती है सेल की, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल और कुछ और भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट सब्सटेंसेस, कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है अर्थ पर। लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस आपके पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो वायरस के अंदर आप याद रखें, इनके अंदर एक कंप्लीट सेल भी नहीं होता, दे आर ए सेलुलर। इसके बाद आ जाए सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीजें हैं? एक होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सेल मेम्ब्रेन। अब वैसे एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आप एग्जाम में ना हमेशा कोई राउंड सी चीज जरूर लेकर जाएं। अगर आप राउंड सी चीज नहीं लेके जा सकते, कोई इस तरह की नहीं है, तो एटलीस्ट जो आपके पास प्रोटेक्टर होता है, डी होती है वो, या फिर आपके पास जो पलकार होती है जिससे हम सर्कल्स बनाते थे बचपन में, जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हमारे पास आती है, वो आप जरूर लेकर जाएं, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो नीट एंड क्लीन हो। वो आपको फ्लो चार्ट्स बनाने में भी हेल्पफुल होती है कभी कभी, जब आप सर्कल्स के थ्रू अपनी बात को एक्सप्लेन करने की किसी चार्ट या फिर किसी टेबलेटेड फॉर्म में आप अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये आप इस तरह से बना सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए। सबसे पहले आप बड़ा सर्कल बनाएंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर फिर छोटा सर्कल, दैट इज न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब एक और वर्ड आपने सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तब बनता है जब साइटोप्लाज्म की भी बात हो रही है और न्यूक्लियोप्लाज्म की भी बात हो रही है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल, लिविंग मटेरियल है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग मटेरियल है, उन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किस किस चीज से मिलकर बना है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फिर इसकी फर्दर डिवीजन होती है, वो हम न्यूक्लियस में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीन मेन स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद इसके और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर? और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अभी आप सिर्फ इनके नाम देख लें, हमने हर एक को एक्सप्लेन करना है आगे, और हम हर एक को आगे एक्सप्लेन करके डिटेल में देखेंगे क्या चीज क्या है। सबसे पहली चीज जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको नजर आ रहा है सर्कल और इसके सराउंडिंग में ये मैंने 4 थ्रेड्स बनाए हुए। बेसिकली ये सेंटर वाला सेंट्रोसोम है, और इसके सराउंडिंग में ये जो थ्रेड्स बने हुए दैट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, तो ये यहाँ साइड पर आ जाते हैं, ये यहाँ से भी यहाँ पर आ जाते हैं, और दूसरे भी होते हैं डेफिनेटली, वो यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर ये दोनों ये जो फाइबर्स हैं ये सेल को सराउंड करके इन सेल को 1 से 2 में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर पड़े होते हैं। इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। राइबोसोम्स फ्री भी पड़े होते हैं, फ्रीली भी स्केचर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी लगे होते हैं। इनका काम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का है, और ये 2 जगह पे होते हैं। अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाए तो फिर उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अदरवाइज ये जो है नॉर्मली साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ऊपर भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा था, लेकिन ये स्मूथ है, मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए, लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। दूसरी जो चीज आती है वो आती है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज, और इसके अलावा लाइसोसोम्स, और लास्ट में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें बड़ी होती हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल सकता है, क्योंकि आरएनए की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके बाद कुछ चीजें होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले सेल वॉल। प्लांट सेल कभी भी सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन से पहले ये वाली जो आगे जो सेल में मैंने बनाई हुई ये सेल वॉल, ये हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी।
दूसरी जो चीज होती है क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने जो कलर बनाया हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट की डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, जैसे ग्रीन, जैसे रेड। तो क्लोरोप्लास्ट की भी दो टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है प्लांट को, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो बाकी जितने भी कलर्स हैं, जैसे फ्लावर्स आपको रेड नजर आते हैं, ब्लू नजर आते हैं, पिंक नजर आते हैं, इसी तरह से फ्रूट्स आपको अलग अलग कलर्स के नजर आते हैं। तो वो बेसिकली आपकी क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ये ह्यूमन सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में नहीं होते। अगर ये एनिमल सेल्स में होते तो फिर एनिमल्स भी आपको अलग अलग कलर के नजर आ रहे थे, खैर लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि ये जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको ये पेरिफेरी की तरफ पुश कर देता है। और क्या हो रहा होता है कि जो प्लांट सेल है वो थोड़ा सा स्क्वायर शेप होता है। ये हमने आगे इसके ऊपर है पूरी एक पेज है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल और उसके ऑर्गेनेल्स। अब हम हर एक को डिफरेंट डिफरेंट करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली वो सेल है जो प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं जो बिल्कुल जो है वो जैसे पुराने ऑर्गेनिजम्स जो प्रिमिटिव टाइम से हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कुछ कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो भी, उनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली एक इनकम्प्लीट सा सेल है जिसके अंदर सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं, ये वाले जो ऑर्गेनील्स हैं, जैसे हमारे पास कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे हमारे पास गॉल्गी बॉडीज हो गई, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होते हैं। इनके ऊपर जो है वो डबल मेम्ब्रेन लगी होती है। इस तरह के इसके अंदर नहीं होते ऑर्गेनील्स। इसके अंदर इसके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ ये वाली चीजें होती हैं। एक डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट के अंदर भी होता है, यूकैरियोट के अंदर भी होता है। दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड लिखा हुआ है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये बात हो रही है कि मेम्ब्रेन बाउंड मतलब दोनों के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक के ऊपर तो होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की भी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। उसके अलावा इन दोनों का मेटाबॉलिज्म सेम होता है। इनके अंदर ये जो है इन दोनों की सिमिलैरिटीज लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने इन दोनों की डिससिमिलैरिटीज लिखी हुई है। प्रोकैरियोट की सबसे अच्छी एग्जांपल बैक्टीरिया है, यूकैरियोट की सबसे अच्छी एग्जांपल एनिमल, प्लांट सेल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट है। चारों के चारों ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर मोस्टली बैक्टीरिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी डिससिमिलैरिटीज में सबसे पहली डिससिमिलैरिटी ये है कि जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, जो कि प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता। प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए वैसे ही पड़ा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर नहीं पड़ा होता जिस तरह से हमारे नॉर्मल सेल्स में पड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स यूकैरियोट के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते। कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी प्रोटोस हो गया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से डेफिनेटली लार्जर होते हैं साइज में। डीएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ज्यादा होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत तमीज के साथ पड़ा होता है। वहां अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील के अंदर न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील और इसके अंदर अच्छे से पड़ा होता है। ये प्रोकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स ही नहीं है। तो डिवीजन किस तरह से होती है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर बाइनरी फिशन के थ्रू डिवीजन होती है, यूकैरियोटिक के अंदर माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होती है। कि डिवीजन जो होती है प्रोकैरियोट के अंदर बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, यूकैरियोट के अंदर माइटोसिस के थ्रू होती है। बाइनरी फिशन में क्या होता है? सिंपलेस्ट तरीका है डिवीजन का। इसमें एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है विदाउट कोई जो है जेनेटिक मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट, और ये बड़ा ही सिंपल किस्म का तरीका है, बहुत पुराना तरीका है डिवीजन का। ये ज्यादातर बैक्टीरिया में होता है। दूसरी होती है माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर एक पूरा पैटर्न होता है डिवीजन का। एक सेल जो है वो पहले उसके अंदर प्रोफेस होती है, फिर मेटाफेस होती है, फिर एनाफेस होती है, फिर टेलोफेस होती है। इसकी डिटेल में हमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें पता है इतना ज्यादा एग्जाम में क्लियर भी नहीं होता।
और इतना ज़्यादा डिटेल में हमने इसको पढ़ना भी नहीं है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट के अंदर बाइनरी फ्यूजन होती है, यूकैरियोट के अंदर माइटोसिस होती है। इसके बाद है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। यूकैरियोट में आपको पता है सब में सेल वॉल तो होती नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में होती है और कुछ फंजाई में होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। पेप्टिडोग्लाइकन इज डिफरेंट, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन इज डिफरेंट। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनील्स के ऊपर वन बाय वन। सबसे पहला जो ऑर्गेनील है वो मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर्स होती हैं इसकी, और ये आउटसाइड सेल के और उसकी आउटसाइड एनवायरनमेंट, ENV मतलब एनवायरनमेंट, सेल के आउटसाइड और इनसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में बेसिकली एक बैरियर है ये, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर है एक स्पेशलाइज किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें किसने दिया था, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो और ये जितनी भी ये चीजें पड़ी हुई हैं प्रोटीन्स और ये थोड़ी सी फ्रीली मूवेबल होती हैं, इतना ज्यादा नहीं, डेफिनेटली ये है मेम्ब्रेन के अंदर ही, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड ही, लेकिन थोड़ी जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है और ये थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबल, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पहले तो मैंने आपको बता दिया डबल लेयर एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, 2 लेयर्स होती हैं इसकी। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, सबसे पहले होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, these are extrinsic proteins, और ये जो लगा हुआ है इसके अंदर ये इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक तो प्रोटीन्स होते हैं मेजरली, दूसरे जो है इसके अंदर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा फॉस्फोलिपिड होता है। बस आपने ये नाम याद रखने, प्रोटीन, कार्ब्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, ये चारों चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। फिर प्रोटीन्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ऊपर और नीचे भी लगे हुए हो सकते हैं, पूरा जो है वो मेम्ब्रेन के आर पार होके भी लगे होते हैं, इनको बेसिकली इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, सॉरी इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स जो है ये लगा होता है। हाइड्रोफोबिक क्यों, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो जो है एक लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड है बेसिकली, उसमें ज्यादातर लिपिड्स है, तो वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को लव नहीं करती, मतलब वाटर उसके अंदर जो है वो बहुत आसानी से आ जा नहीं सकता। ठीक है, ये अल्लाह मियां ने इसी तरह से बनाई है ताकि ज्यादा वाटर सेल के अंदर नहीं जाए, क्योंकि सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर चला जाता है तो वो बर्स्ट कर जाता है। वो बेसिकली कंट्रोल करती है, तो वाटर की मूवमेंट को एक स्पेशलाइज तरीके से, उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने बस ये याद रखना है कि एक हाइड्रोफोबिक हेलिक्स है और उसके ऊपर जो प्रोटीन लगा है वो इंटेग्रल प्रोटीन है। ये बेसिकली मैंने प्रोटीन्स के टाइप्स को थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है अपनी स्लाइड्स में, आपने ये याद रख, ये चारों चीजें आपने याद रखनी है, इस तरह से लगे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पास बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ओलिगोसैकेराइड और ओलिगोग्लाइकोलिपिड्स। दूसरे जो होते हैं हमारे पास आते हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, तो एक सेपरेट एंटिटी है। दूसरी जो चीजें होती हैं वो होती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इस तरह से सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, ये बनी ही फॉस्फोलिपिड की होती है। फॉस्फोलिपिड के साथ ही ये जो लगे हुए हैं ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, इनको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल इस तरह से इसके अंदर लगा होता है। और प्रोटीन्स मैंने आपको बता दिए 3 तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, और तीसरे जो होते हैं ये वाले ये इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड भी बाहर की तरफ ही लगा होता है। ओलिगोसैकेराइड ये है, ये जो है ये ग्लाइकोलिपिड है। इस तरह से ये आउटर मोस्ट लेयर जो हम कह सकते हैं किस किस की बनी है, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है सेल की उसकी आउटर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं।
तरह से हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। अब आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। इसके फंक्शंस जो है बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी इनसाइड और आउटसाइड द सेल, बैरियर की तरह एक्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से। सिलेक्टिव मटेरियल्स को ये अपने अंदर पास होने देती है, हर मटेरियल इसके अंदर पास नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना सिलेक्टिव इसको जो है परमिएबिलिटी अलाउ है करती है अपने अंदर। दूसरा है इसके मेंटेन करती है कंसंट्रेशन को आयंस की और मटेरियल्स की। आयंस और मटेरियल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है कि कितने सेल के अंदर आयंस होने चाहिए, कितने बाहर होने चाहिए, किस तरह से जो है इनकी जो है आउटसाइड और इनसाइड किस तरह से इनकी मूवमेंट होगी। इसी तरह इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन जो है इसके वाइटल फंक्शंस की वजह से कंट्रोल हो रहे होते हैं। जब ये अपने अंदर कुछ मटेरियल को अलाउ करती है फिर वही मटेरियल आगे जाके केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और वही केमिकल रिएक्शन फिर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो नंबर 1 इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, नंबर 2 इज एक्ट एज अ बैरियर, नंबर 3 is selective permeability, नंबर 4 is maintenance of concentration of ions and materials। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होती है? न्यूरॉन के अंदर जो है बेसिकली न्यूरॉन जो हमारे सेल्स होते हैं, ये हमने आगे उसमें पढ़ना है अभी कल के लेक्चर में न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होते हैं इनके अंदर एक इम्पल्स जनरेट होती है, एक इलेक्ट्रिकल जो है वो एक पोटेंशियल जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिकली जो है एक चीज बनती है उसके अंदर फॉर्म होती है जो कि फिर आगे ट्रांसमिट होती है और हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीजें हैं वो करवा रही होती है। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी की उसको काम को रेगुलेट कर रहे होते हैं, किसी भी एक्शन को कि हमने हाथ को उठाना है या रखना है, अगर हमें हमारे हाथ को कोई गर्म चीज लग रही है तो फिर उसको फौरन से उठाना है। तो बेसिकली न्यूरॉन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जो फिर आगे जाके हाथ को बता रहा होता है कि अब इस हाथ को जो है वो डू करो, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर हाथ हमारा हट जाता है उस चीज से। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आपने बस इतना याद रखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज पॉसिबल ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस क्या होती है? एंडोसाइटोसिस के अंदर दो चीजें होती है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बेसिकली खाना खाने को कहते हैं और पिनोसाइटोसिस पानी पीने को। सेल को भी जरूरत है भाई खाने की और पानी की। होता ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आप ऊपर आ जाए इस वाले फिगर के ऊपर, तो ये सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन लगी है। फर्ज करें यहाँ पर कोई खाना पड़ा हुआ है, चलिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पर फर्ज करें कोई चीज पड़ी हुई है खाने की, सही है। अब सेल ने जो है सेल को ये चाहिए खाने के लिए, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसको यूं करके सराउंड करेगी, यहाँ से भी थोड़ी सी निकलेगी, यहाँ से भी थोड़ी सी निकलेगी। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये मिल जाएंगे पूरी तरह से, इस तरह से ये मिल जाएंगे और इस खाने को यहाँ अंदर लेकर आ जाएंगे और ये दोबारा से वापस तो बंद हो जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे और दोबारा से बंद हो जाएंगे। ये इसने क्या की? फेगोसाइटोसिस। ये तो इसने खाने के लिए किया, फेगोसाइटोसिस के लिए इसके उसको बड़ा सा वो करना था और उसको अपने अंदर जो है इस खाने को लेकर आना था। दूसरी एक चीज होती है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होती है कि वो भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर जो है ये बड़ा सा एक पार्टिकल था, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी ये इसी तरह से जो है अपने अंदर सराउंड कर लेती है। या फिर कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल्स तो खुद भी इसके अंदर से पास होते रहते हैं थ्रू वाटर चैनल्स या फिर पोर्स इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू भी वाटर जो है वो उसके अंदर आता जाता रहता है। खैर ये फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको देना चाह रही थी। इसके बाद आप आ जाए वापस उसी स्लाइड के ऊपर कि ये सारे के सारे फंक्शंस आपको मैं बता दी। ट्रांसपोर्ट, कंसंट्रेशन मेंटेन करना आयंस और मटेरियल्स की, एंडोसाइटोसिस जिसके अंदर फेगो और पिनो दोनों थे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, दैट वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, ये वो कंपोनेंट है जहाँ पर सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं।
साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है। डेफिनेशन है इसकी, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलते हैं। ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी थी, यहाँ मैंने लिख भी दी है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। फंक्शन क्या है इसका? इसके अंदर सारे के सारे सेल के ऑर्गेनील्स पड़े होते हैं। ये जो है ये स्टोरेज हाउस होता है ग्लूकोज का। यहाँ पर ग्लूकोज स्टोर होता है। फिर सेल को जब भी जरूरत पड़ती है, सेल को जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करना होता है, तो वो इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं सेल के, वो यहीं हो रहे होते हैं, इसी एरिया में चल रहे होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, अब देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से ही मेटाबॉलिज्म होगा, आपको पता नहीं होगा कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली केमिकल प्रोसेस बाय विच सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी। बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये वो प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू सेल एनर्जी बनाता है। सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी को भी चाहिए होती है, सेल को खुद को भी चाहिए होती है। तो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हो गए? एक तो इसके अंदर सारे ऑर्गेनिल्स पड़े हैं। नंबर 2, ओके, तो फंक्शन को अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे पास 3 फंक्शंस बने। नंबर 1 इज इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनील्स पड़े हैं। नंबर 2 इज स्टोरेज हाउस है ग्लूकोज का। नंबर 3 इज मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी हो रहे हैं वो यहीं पर हो रहे हैं। इसके बाद आती है क्या चीज? इसके बाद आती है हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनील है वो है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था 3 ऑर्गेनील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनील्स बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो है जो सेल को बना रहे हैं। एक न्यूक्लियस जो सबसे अंदर पड़ा है, सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर पड़ी है, और इन दोनों के बीच का मटेरियल दैट इज सेल साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? सेल को मैंने आपको बताया था किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? अब देखिए ये दिस इज न्यूक्लियस, जो आपको वहाँ पे छोटा सा नजर आ रहा था, यहाँ पे बेसिकली इतना बड़ा मैंने करके दिखाया था कि आपको समझ आ जाए कि न्यूक्लियस किस तरह से बना है। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले आउटर लेयर होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद सबसे अंदर जो इसके अंदर पड़ा है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली इसमें कोई साइटोप्लाज्म की तरह नहीं है, पूरे के पूरे को ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस भी आता है, और यहाँ पर ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है हमारे पास जो चीज पड़ी है वो क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल आगे जाके क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा, और डीएनए आगे जाके जब डीएनए एक पूरा का पूरा, डीएनए बेसिकली एक बहुत लॉन्ग थ्रेड है। ठीक है, बहुत लॉन्ग सा एक थ्रेड है जो कि फिर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है।